एवरीवन, वेलकम टू द चैनल थिंक लीगली। राजस्थान एपीओ की तैयारी हम कर रहे हैं और बीएसए और इंडियन एविडेंस एक्ट हम डील कर रहे थे। हमारी लास्ट कुछ क्लासेस हो चुकी है और आज मैं लेकर आई हूँ एक और इम्पोर्टेंट क्लास, जो कि थी आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन की। आप सभी को पता है कि अगर आप अपने दोनों के दोनों बेयर खोल लीजिए और अपने इंडियन एविडेंस एक्ट का आपको पता है कि 45 to 51 जो है वो हमारे ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स को डील करता है और जो हमारे बीएसए है उसका 39 to 45 हमारे सेम उसको ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स को डील करता है, जो कि आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। सो आज का आप जो हम शुरू करने वाले हैं उसी के साथ हमारा ट्रांजिशन मैप जो हम सबसे पहले बात करते हैं, इस मैप को याद कर लीजिए, मेंस के उसमें आपके लिए बहुत बात रहेगा। अब जो 45 जो है, जो हमारा लास्ट इंडियन एविडेंस एक्ट का था डिफाइनिंग सेक्शन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स का, ये अब हमारा बन गया है 39 और फिर जो 46 था जो था वो 40 में आ गया है और अब आपके 47 इस तरीके से आपके 41, 47A, 42 बन गया है। इस तरीके से आपकी टेबल है जो अब आपकी चेंज हो गई है। इस टेबल को अच्छे से मेमोराइज जरूर कर लीजिए। हमारी बात जो हम पहले करते हैं ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, उससे पहले मैं आपके लिए आपसे एक इंपॉर्टेंट बात एक और करूंगी। आप सभी को पता है कि हम इंडियन एविडेंस एक्ट हमने जब शुरू किया था तब हमने बात की थी कि एविडेंस जो है वो कौन सा रेलेवेंट है। तो उसमें हमने बात की थी कि हु मे टेस्टिफाई। हमने एक और बात की थी कि कौन आपका एविडेंस दे सकता है। तो हमने ये बात की थी कि एविडेंस जो आपके फर्स्ट पर्सन है या तो विक्टिम है या आपके जो डायरेक्ट जिसने आंखों देखी हम बात करते हैं, वहां पे फर्स्ट पर्सन जो प्रेजेंट था वो आपके एविडेंस दे सकता है कि मैं वहां प्रेजेंट था, मैंने खुद ने वो देखी है। आई टेस्टिमनी की हम बात करते हैं, इस तरीके से हम बात करते हैं जिसने किया कोई अपना हमने ये भी बात करी अभी तक कि हमने किसी ने अपना कन्फेशन किया, वो भी एक इंपॉर्टेंट बन गया। वहां पे जो पर्सन मौजूद थे वो आप सभी के आपके रेलेवेंट फैक्ट्स बन गए थे, आपके एविडेंस बन गए थे। बट अभी तक हमने ये पढ़ा था कि हियर से एविडेंस और आपके थर्ड पर्सन जो हैं वो कभी भी एविडेंस नहीं हो, या उनके रिलेटेड रेलेवेंट फैक्ट्स हमेशा इररेलेवेंट होते हैं, वो कभी भी रेलेवेंट फैक्ट नहीं होते हैं। चाहे वो कितना ही वो सुनी हुई बात हो या फिर कोई थर्ड पर्सन हो, वो उसका कभी भी फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट नहीं माना जाता है। बट इसका एक्सेप्शन जो है वो हमारे आता है एक्सपर्ट ओपिनियन का। जब कोई ऐसा पर्सन है उसके पास स्पेशल नॉलेज है उस फैक्ट्स की, जो कि आपका फैक्ट एंड इश्यू है या जो आपके रेलेवेंट फैक्ट है उसको इंपॉर्टेंट बना देता है, उससे रिलेटेड उसके पास स्पेशल नॉलेज है, तो वो आपके ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट कहलाती है और वो आपके एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है इस हमारे टॉपिक के अंडर। अब ये जो थर्ड पर्सन है ये कौन है? ये हमारे इनको हम कहते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन की हम बात करते हैं, ये एक्सपर्ट है। तो अब ये जो एक्सपर्ट हैं ये दो तरह के हो गए आपके, एक तो हो गए एक्सपर्ट और दूसरी बात हो गई हम जो सेक्शंस डिवाइड करेंगे हम दो पार्ट में करेंगे। एक तो हो गए आपके एक्सपर्ट और दूसरी हम बात करेंगे स्पेशल नॉलेज। अब आप ये बोलेंगे ये तो हमने लगभग एक से ही बात कर दी है। नहीं, मैं आपको इसका बाइफरकेशन भी बताऊंगी। अब जो है पहले हम बात करते हैं बेसिक, हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है। हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट की 45 की बात कर लीजिए या आप 39 की बात कर लीजिए, तो हम ये बात करते हैं कि कब जनरल रूल क्या कहता है, थर्ड पार्टी ओपिनियन इज इररेलेवेंट। बट इसका एक्सेप्शन हमारे ये हमारे सेक्शन है। अब जो है तो हु इज एन एलिफेंट एक्सपर्ट? अ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन दीज एरियाज, जो हमारे इस सेक्शन के अंदर दे रखे हैं। अ पर्सन स्किल्ड इन दीज एरियाज, कौन? व्हेन उसका ओपिनियन कब रेलेवेंट बन जाता है? वो अगर कोई फॉरेन लॉ का एक्सपर्ट है, आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग उसका कोई एक्सपर्ट है, साइंस और आर्ट उसका एक्सपर्ट है, या फिंगर इंप्रेशंस का एक्सपर्ट है, इस तरह का कोई भी पर्सन आपके हैं तो वो आपके एक्सपर्ट कहलाते हैं। ओके, ये हमारे स्पेसिफिक हमारे टर्म दे रखा है। आपके इसमें से एक PYQ है, ये पूछा गया था कि जो आपके मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं क्या वो एक एक्सपर्ट हैं? आपको पता है जब भी हम कोई बॉडी रिलेटेड ऑफेंसेस रिलेटेड टू बॉडी की बात करते हैं या पॉक्सो किसी भी तरह के हम जब इन चैप्टर्स की हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक मेडिकल ऑफिसर की बात करते हैं कि एग्जामिनेशन बाय मेडिकल ऑफिसर की बात करते हैं। ये जो पर्सन है इनका ओपिनियन जो है या क्या यहाँ पे एक एक्सपर्ट जो है ये इसके अंदर माना जाएगा? तो आंसर जो है वो आपकी यस है, वो हमारे साइंस और आर्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो इसके अंदर
इस तरीके से हम मानते हैं। अब जो है एक इससे पहले अब मैं एक बात करना चाहूंगी आपसे इंपॉर्टेंट आपके, अब मैंने आपसे जो कहा था कि एक्सपर्ट जो है आपके 3 टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं? किस बेस पे हो गए मैम? एक तो हमारे एक्सपर्ट हो गए एक्सपीरियंस के बेस पे। ध्यान से बेसिक समझिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि आप है ना कैसे हम कैटेगराइज कर रहे हैं कि एक तो हो गए मैम आपके एक्सपीरियंस के बेस पे, दूसरे हो गए आपके पोस्ट के बेस पे, उनका एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे हमने मेडिकल ऑफिसर की बात करी, वो उसका ये मैटर नहीं कर रहा है कि वो कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो पोस्ट पे है मेडिकल ऑफिसर, क्या चाहे वो न्यूली अपॉइंटेड ही है, 1 साल हुआ है 2 साल हुआ है, क्योंकि वो एक मेडिकल ऑफिसर है और उसने अपना ओपिनियन दिया है, वो मैटर करता है। सो ड्यू टू पोस्ट। और तीसरी बात हम करते हैं ड्यू टू हिज क्वालिफिकेशंस। ये तीनों बात अगर आप गौर से सोचेंगे तो ये तीनों बात अलग है। ऊपर से ऊपर से अगर आप ध्यान से आप सोचेंगे कि एक्सपर्ट तो भाई हम समझ गए, लेकिन अगर आप समझेंगे तो ये तीनों बात हम अलग अलग बात कर रहे हैं। अब हम जो ये एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं, इसमें आपसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, आप आंसर कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए कि एक्सपीरियंस की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम काफी सारे केसेस हैं जिनमें ये पूछा गया था कि क्या एक इलिटरेट पर्सन भी आपके ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, क्या एक्सपर्ट ओपिनियन हो सकता है? सो आप सोचेंगे कि है ना, अभी तक आपने जितने भी माइंड में आपने इसके एग्जांपल सोचेंगे, आप वो सभी एक लर्नेड पर्सन होंगे, तो आप सोचेंगे कि नहीं इसके अंदर तो शायद वो नहीं माने जाएंगे। बट काफी सारे केस लॉज हुए हैं जिनके अंदर आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ एक इलिटरेट पर्सन भी एक आपका एक्सपर्ट हो सकता है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, बशर्ते उसके पास वैसा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है उस मैटर को स्पेशली उसने डील किया हो। आपके केस लॉज में आपको बताती हूँ इसके इंपॉर्टेंट। ये जो है अगर आपके मेंस का कोई आप आंसर फ्रेम कर रहे हैं, सो उसके लिए मैं आपके लिए मैं अब आपको बता रही हूँ कि मेंस का अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट ऐसा कोई ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको कहीं फ्रेम करना पड़े तो आपके लिए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दो जो केस थे, इन दोनों में ही और भी काफी सारे कुछ केस हैं, इन दोनों में ही ये बात बोली गई। एक्चुअली हुआ ये था कि आपके गोल्डस्मिथ जो होते हैं, आपके सुनार, आप जिनको कहते हैं हिंदी में, आपने सुना होगा, तो ये जो सुनार होते हैं, ये आपको क्या लगता है ये कितने क्वालिफाइड होते होंगे, कितने पढ़े लिखे होते होंगे? अगर आप देखेंगे गौर से जाके किससे पूछेंगे, मोस्ट ऑफ देम इलिटरेट होंगे। वो सालों से इसका काम कर रहे होंगे, उनको हाथ से पहचान के लगभग अंदाजा है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके बता देते हैं लगभग 20 ग्राम सोना है, 10 ग्राम सोना है, उनको इतने साल का तजुर्बा है। ये जो आपका एक्सपीरियंस है यही आपके एक्सपर्ट ओपिनियन बनाता है। सो इन केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आपके जो गोल्डस्मिथ हैं, वेदर दे आर इलिटरेट, बट उनका ओपिनियन भी आपके क्या है, एक्सपर्ट ओपिनियन माना जाएगा। ये आपके कस्टम रिलेटेड एक केस था, कलेक्टेड कस्टम्स कैलिकट वर्सेस सैयद महमूद, और आपके असिस्टेंट कलेक्टर कैलिकट वर्सेस मेलवानी। ये दोनों ही कैलिकट के आपके केस थे और इन दोनों में यही बात बोली गई थी।
उसी तरीके से आपके एक केस और था, वो इलिसिट लिकर का केस था। आपके केस का नाम सुनील बत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार था। उसमें भी मैटर रिलेटेड टू इलिसिट लेकर की बात थी, उसमें भी ये बात सेम बात बोली गई थी। सो कुछ केस लॉस थे, उसमें ये बात बोली जाती है। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो उस केस में भी आपके एक्सपर्ट ओपिनियन होता है। दूसरा आपके पोस्ट रिलेटेड में, पोस्ट रिलेटेड तो बहुत आसान हो गया, आप समझ गए होंगे कि वो अपनी पोस्ट की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मेडिकल ऑफिसर का, ओके। अब क्वालिफिकेशन बेस्ड कोई सीए की नौकरी, सीए है, अब आपको पता है जो सीए है ये तो प्राइवेट भी होते हैं, लेकिन अगर ऐसा उससे रिलेटेड आपके ओपिनियन लेना है, किसी अच्छे सीए को बुलाया है, तो वो उसकी कोई पोस्ट तो थी नहीं कंपनी में, लेकिन एक अच्छा सीए था, लर्नेड सीए था, उसका भी ओपिनियन एक्सपर्ट ओपिनियन कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सीए हो गया आपका। ऐसा कोई स्पेशल आपने क्वालिफिकेशन ले रखी है कि आप उस चीज के एक्सपर्ट हैं, ओके। अब जो है, अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, ये पहले 45A था इंडियन एविडेंस एक्ट का, 39 सब क्लॉज 2 बन गया है, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अब ये एग्जामिनर की डेफिनेशन आपको पता है, ये आईटी एक्ट में भी हमारे आती है। किसके अंदर, आईटी एक्ट में हमारे आती है सेक्शन 79 के अंदर। ये उसके अंदर जो आपके एग्जामिनर की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड अगर कोई पर्सन है, वो अपना रोल क्या है, रेलेवेंट व्हेन द कोर्ट नीड्स एन ओपिनियन ऑन ए मैटर रिलेटिंग टू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो उसको ऐसी कंडीशन में जो आपके 79 द एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एज रेफर्ड इन सेक्शन 79A ऑफ द आईटी एक्ट, जो है ऐसी कंडीशन में आपके इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट ओपिनियन बन जाते हैं। और बीएसए जो है सीमलेसली इंटीग्रेट्स दिस इनटू सेक्शन 39 एज अ सबसेक्शन 39 सब क्लॉज 2 रिप्लेसिंग द ओल्ड 45A इंसर्शन। अब जो है, ये जब भी हम एपीओ के अंदर कोई साइबर क्राइम से रिलेटेड बात करते हैं, उसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट आपका रेफरेंस बनता है। फिर 46 जो बात करता है 40 या फिर हम बोले 40 ऑफ बीएसए, तो वो बात करता है हमारी फैक्ट्स बियरिंग अपॉन एक्सपर्ट ओपिनियन। अब जो हमारे एक्सपर्ट ओपिनियंस के फैक्ट्स हैं, उसके ऊपर आपका एक और कोई फैक्ट आया है, अगर वो कोई फैक्ट है वो आपके एक्सपर्ट ओपिनियन को या तो अपहोल्ड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, या फिर उसको रिबट कर रहा है कि उसने जो एक्सपर्ट ओपिनियन ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो गलत दिया है, ऐसा कोई आपके फैक्ट आया है सामने, रेलेवेंट फैक्ट, तो ऐसी कंडीशन में वो भी आपके एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है इफ दे सपोर्ट और आर इनकंसिस्टेंट विद एन एक्सपर्ट ओपिनियन, ओके। क्या बात करी, एक ए पर्सन ने को पॉइजन दे दिया गया था एक स्पेसिफिक ड्रग से, अदर पर्सन और आपके एक्सपर्ट ओपिनियन ने क्या बोला, हाँ ये जो ड्रग है इससे ये जो स्पेसिफिक ड्रग की बात कर रहे हैं, तो उसका सेम इम्पैक्ट कुछ और पेशेंट्स पे भी सेम तरह का इम्पैक्ट आया है, सेम सिम्टम्स आए हैं आफ्टर टेकिंग दैट ड्रग। अब रेलेवेंस, ये द फैक्ट क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड बिकॉज इट सपोर्ट्स एंड रिबट द मेडिकल एक्सपर्ट्स ओपिनियन अबाउट द पॉइजन्स इफेक्ट्स। अब कि उनका भी सेम रिजल्ट आया, सिम्टम देने के बाद उसको क्या हुआ, वो सपोर्ट मिला ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स के बाद। ये जो फैक्ट था आपके एक्सपर्ट ओपिनियन के, उसको सपोर्ट कर लिया, तो वो फैक्ट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर 47 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 41 क्या बात करता है, ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग। ये हम जो बात कर रहे हैं स्पेशल नॉलेज वाली बात कर रहे हैं। अब जो है when relevant for framing an opinion on who wrote signed a document, तो ऐसे में कौन इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किसने, कोई हम अगर हैंडराइटिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर जो भी उस पर्सन को, एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग, उसमें कोई एक्सपीरियंस मैटर नहीं कर रहा है आपके, या आपके पोस्ट मैटर नहीं कर रही है, आपके कोई क्वालिफिकेशन मैटर नहीं कर रही, यहाँ पे आपके एक्सपर्ट ओपिनियन कौन है, किसका मैटर करता है, वो हैंडराइटिंग जो पहचानता होगा। आप अपने बेस्ट फ्रेंड की हैंडराइटिंग पहचानते होंगे, प्रिंसिपल ने बुलाया कि बोले ये है ना, आप मुझे ये मिला है कि एक है ना पेज मिला है क्लास से, और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल के बारे में कि प्रिंसिपल बहुत खराब है, या वो चुप है ना, वो कुछ भी कि मैंने तो उसको कैफे में देखा था,
इस तरह की ना प्रिंसिपल के बारे में चुगली करी हुई थी और वो प्रिंसिपल को मिल गई। अब आपके या तो दुश्मन है या वो कोई आपका क्लासमेट है, अगर कोई एक्विंटेड है और वो उसने बता दिया कि ना कि सर मैं तो जानता हूँ ये किसने लिखा है, ये तो रमेश का काम है, तो वो ऐसी कंडीशन में ये आपके एक्सपर्ट ओपिनियन बन जाते हैं कि कोई पर्सन जो आपके एक्विंटेड है वो आपके हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बन जाते हैं आपके। लेकिन इस ऐसी कंडीशन में हमारे एक्विंटेड की कंडीशंस क्या है, ये जो आपकी 3 कंडीशन दे रखी है इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। हैज एक्चुअली सीन देम राइट, उसने उस हैंडराइटिंग को लिखते हुए देखा है, वो जो भी हम हैंडराइटिंग की बात कर रहे हैं। Has received documents purporting to be written by them in answer to own letters, याद नहीं देखा तो उसने उससे कोई बातचीत कही हो उस पर्सन में और उसके ना उसको राइटिंग में या कोई लेटर में किसी चीज में डॉक्यूमेंट में उसने अपनी राइटिंग में कुछ लिखा है कि उसके पास प्रूफ है कि हाँ वो जानता था उस हैंडराइटिंग को। या आपकी कंडीशन 3 क्या है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय देम आर हैबिचुअली सबमिटेड टू दिस पर्सन। ये ए और बी जो है ये अपने ना ये दो एक साथ बिजनेस करते थे और इनके जो रेगुलर डॉक्यूमेंट्स थे उसमें एक ही हैंडराइटिंग में उसने कुछ लेटर लिखा होगा, बी को रेगुलरली मिलता होगा, बी भी लिखता होगा। सो ऐसी कंडीशन में अगर ए से रिलेटेड आपकी हैंडराइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन में आंसर आपके एक्विंटेंस में अगर बी आंसर दे रहा है कि हाँ ये हैंडराइटिंग ए की है, तो ये आपकी कंडीशन 3 फुलफिल हो जाती है कि उसको अक्सर डॉक्यूमेंट्स में देखता था। तो ये आपके ओनली 1 कंडीशन नीड्स टू बी मेट, जरूरी नहीं है तीनों जरूरी हो, इनमें से एक भी हो तो वो आपके एक्सपर्ट ओपिनियन बन जाते हैं हैंडराइटिंग से रिलेटेड। तीसरी बात जो हम करते हैं 47A और 42 के अंदर डिजिटल सिग्नेचर्स की हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कि फॉर्मिंग एन ओपिनियन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब हमने हैंडराइटिंग की बात करी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिलेटेड कौन बात करेगा, आपको पता है। अब आपके डिजी लॉकर में हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी रखते हैं। आप कोई भी आपका गवर्नमेंट आप अपना डॉक्यूमेंट बनवाते हैं उसमें डिजिटल वेरीफाइड आता है, आपको सिग्नेचर डालना पड़ता है, ये सब करना होता है। सो आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की जब हम बात करते हैं तो इसको कौन वेरीफाई करता है, whose opinion matters, the opinion of the certifying authority which issued the electronic signature certificate। आईटी एक्ट में पढ़ते हैं जब भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है तो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी होता है। तो जिसने ये सर्टिफिकेट ना इशू किया है हमारी सर्टिफाइंग अथॉरिटी, उसका ओपिनियन एक्सपर्ट ओपिनियन बन जाता है। It validates the authenticity of digital records strictly under the Information Technology Act framework। हम अगर किसी के पास ये सिग्नेचर सर्टिफिकेट है तो अगर और सर्टिफाइंग अथॉरिटी बोल रही है तो उससे हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आपका सिग्नेचर बिल्कुल सही है। अब ये जो है आपके एक्विंटेंस वाली बात हमने जो पहले करी है विद अथॉरिटेटिव सर्टिफिकेशन वाली बात भी हम यहाँ पे रिप्लेस कर दी गई है कि 42 के अंदर जो है रिप्लेसेस ट्रेडिशनल एक्विंटेंस विद अथॉरिटेटिव सर्टिफिकेशन। पहले आपके एक्विंटेंस वर्ड था, अब अथॉरिटेटिव सर्टिफिकेशन की बात हम करते हैं। फिर 48 और 43 जो है आपके बीएसए का, वो क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कोई राइट और कस्टम की। आपको कुछ याद आ रहा है, हमने सेक्शन 13 पढ़ा था इससे रिलेटेड। तो उस टाइम पे आपको याद होगा कि मैंने आपको एक एग्जांपल, जनरल एग्जांपल दिया था बैप्टिज्म का। वो वहां पे वो सेक्शन मैंने आपको समझाने के लिए वो एग्जांपल दिया था। तो बट अगर देखा जाए तो वो जो बैप्टिज्म का मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो यहाँ लगना चाहिए था, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपके 13 और 48 इसमें, कि हमको स्पेसिफिक और प्राइवेट कस्टम की बात करते हैं। प्राइवेट कस्टम की जब आप बात कर रहे होते हैं तो हम बात करते हैं सेक्शन 13 की। कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई ना कि हमारे घर में हमारी खानदानी रिवाज ये है, कोई पर्सन कोई प्राइवेट कस्टम है या आपके खानदान की रिवाज किसी और को नहीं पता। आपको इजीली समझाने के लिए मैंने आपको उसका एग्जांपल दिया था, बट अगर आप डीपली देखें तो कोई स्पेसिफिक और प्राइवेट कस्टम की बात करते हैं। हर जो आपकी कम्युनिटी होती है, आपके मान लीजिए खानदान में कि कोई शादी से रिलेटेड आपके कोई कस्टम है, आपके मुंडन से रिलेटेड कोई कस्टम है, किसी भी तरह की कोई रिचुअल है, वो आप और कहीं जनरली नहीं देखते हैं, कोई और जानता भी नहीं होगा, ऐसी बात हम करते हैं तो सेक्शन 13 के अंदर करते हैं। बट एक कम्युनिटी की जनरल कस्टम्स की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको उस दिन बैप्टिज्म की बात करी थी और कई भी कुछ है ना कई रिचुअल्स की बात करते हैं, तो जब हम वो बात करते हैं तो वो हम सेक्शन 43 में बात करते हैं। एक जनरल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए कोई भी एक जो पुराना
पर्सन, इस सेक्शन के अंदर क्या बोला गया है कि एक जो पुराना पर्सन होगा वो सालों से ये चीज देखते आ रहा होगा, तो वो आपके एक्सपर्ट ओपिनियन बन जाते हैं। If a general whose opinion matters, persons who would be likely to know of its existence if it existed, includes custom common to any considerable class of person. Example, the right of villagers to use a specific common well. एक गांव है, उसके अंदर एक वेल है। अब ऐसे बोला गया है कि हमारे गांव की तो ये परंपरा है कि ये जो आपके हिंदी कैलेंडर में देखा जाए तो कि इस तिथि को हमारे गांव में कि इस कुएं से पानी निकाला जाता है, पहले वहां घर पे लेके जाते हैं, उससे नहाते हैं, उसके बाद ही खाना बनाते। ऐसी अगर कोई रिचुअल है तो वो उस गांव के जो विलेजर्स होंगे, तो जो आपके कॉमन पीपल होंगे, क्लास ऑफ पर्सन, वो आपके एक्सपर्ट ओपिनियन बन जाते हैं कि वो सालों से ये चीज परंपरा आपकी देखते आ रहे हैं। तो इस तरह के अगर कोई रिचुअल है वो आपके राइट और कस्टम के, तो उसके आपके एक्सपर्ट ओपिनियन बन जाते हैं। अब ये इसके अंदर एक और एग्जांपल मुझे याद आया कि आपके जो हिस्टोरियंस होते हैं, बुक्स लिखते हैं, उसके अंदर अब जो पुरानी बुक्स जो अब ये तो हम जो प्रेजेंट है उनकी बात तो हो गई कि भाई पर्सन ने आके अपने एक्सपर्ट ओपिनियन बंद कर दिए, तो लेकिन अगर कोई आपके राइटर जिंदा है, बहुत पुराने ओल्ड है, वो बताते हैं कि मैंने, अगर कोई पुरानी बुक है उसके अंदर आपको कोई राइट और कस्टम मिलता है, तो वो भी तो आपके इसीलिए आपके जो राइटर है अपने आप में एक्सपर्ट ओपिनियन हो गए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वो उस गांव में पहले ये अगर आपके राइट हुआ करता था, ये कस्टम हुआ करता था, वो वहां पे प्रेजेंट नहीं थे, बट उन्होंने बुक में लिखा है क्योंकि उस टाइम पे एक किसी ने ना वो उन्होंने स्टडी की थी वहां पे उस गांव में जाके, किसी भी तरीके से उनको उस चीज के बारे में पता है, एक्सपर्ट ओपिनियन अपना दे रहे हैं उस बुक के बारे में, तो वो एक सर्टिफाइड आपके एक्सपर्ट ओपिनियन है। एक सेक्शन भी है ऐसा हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो भी हम आगे आप देखना, उसके अंदर एक सेक्शन है उसमें भी ये बात बोली गई थी। अब जो है 49 और 44 ये सेम आपके यूजेस और टेनेट्स की बात करता है। तो यूजेस आपको पता है कि हम अपनी परंपराओं की बात करते हैं, उसमें भी आपके सेम रिक्वायर स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज when relevant opinions regarding usages or tenets of any body of men or family constitute government of religious charitable foundations। कोई आपके किसी रिलीजियस या चैरिटेबल फाउंडेशन के जो है या आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड किसी भी तरह का एक्सपर्ट ओपिनियन है, कोई ऐसा पर्सन दे रहा है। मीनिंग ऑफ वर्ड्स, टर्म्स यूज्ड इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स और क्लासेस। हर डिस्ट्रिक्ट पे हम आप है ना, आपने अक्सर ये एक कहावत सुनी होगी कि अपने इंडिया के अंदर हर आपके 100 किलोमीटर पे एक लैंग्वेज चेंज होती है, आपकी कुछ रिवाजें चेंज होती है। तो इतनी सारी, तो अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड है, कोई इस चीज का आपके कोई पर्टिकुलर टर्म है, कोई एक्सप्रेशन है जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही ना सुनने में मिलता है, उसका कोई आपके कोई ओपिनियन दे रहा है, ओनली पर्सन्स हैविंग दीज स्पेशल मीन्स of knowledge regarding these matters can testify for the uses under this section। किसी के पास स्पेशल मीन्स है ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग कि मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे ये चीज बोली जाती है, किसी भी तरीके से आपके पास स्पेशल मीन्स है और नॉलेज का, ये जो हमने 3 बात करी है, तो वो आपके एक्सपर्ट ओपिनियन बन जाते हैं। फिर सेक्शन 50 और 45 की बात करते हैं। अगर कोई 2 पर्सन्स के रिलेशन की बात हो रही है कि उन दोनों का क्या रिलेशन है, तो इसका जो है आपके प्रूफ कौन देगा? तो इसका ये बोलता है कि व्हेन रेलेवेंट फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर। तो आपके किसका ओपिनियन मैटर करता है? एनीवन हु हैज अ स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज। कौन? एज अ फैमिली मेंबर और अदरवाइज कोई और पर्सन है जिसके पास स्पेशल मीन्स है कि भाई हम पड़ोसी हैं, हम फैमिली हैं, हम बेस्ट फ्रेंड हैं इन 2 पर्सन्स के, हमको पता है कि ये 2 पर्सन जो हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं, या एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स हैं, या ये बचपन से हम इनको साथ देखते हैं। किसी भी तरह का स्पेशल मीन्स है आपके पास, मीन्स ऑफ नॉलेज है, तो वो आप, और ये किस लिए है? एक्सप्रेस्ड स्ट्रिक्टली बाय देयर कंडक्ट। उनके बताने से नहीं, क्योंकि हमको ये कल ही बता के गए थे तो हमको पता है कि दोनों साथ में डील करते हैं। उनके कंडक्ट से आपको पहले से पता है कि ये जो है स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज कि इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है। अब जो है इसका PYQ है या आपके कि इस सेक्शन से कई बार पूछा जाता है कि इसके एक्सेप्शन क्या क्या है। तो जब भी रिलेशनशिप की बात करते हैं,
आपके एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करते हैं तो कभी भी ये आप डाइवोर्स एक्ट के अंदर नहीं देते हैं कि ये दोनों शादीशुदा हैं, जब भी कि क्या प्रूफ है कि ये दोनों शादीशुदा भी है। एक क्वेश्चन तो यही उठ गया, तो मैं आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई आके जो है ये जो आपके इसके अंदर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी ये जो यहाँ पे ये आपके अप्लाई नहीं होता है। दूसरा, प्रोसिक्यूशन, ये कुछ सेक्शंस दे रखे हैं आपके आईपीसी के अंदर, कुछ जो अब आपकी इक्विवेलेंट बीएनएस में दे रखे हैं कि जो 494, 495, 497 और 498 इनके अंदर जो आपके प्रोसिक्यूशंस है उस कंडीशन में भी आपके ये रिलेशनशिप के ओपिनियंस मैटर नहीं करते हैं। अब एक जो क्वेश्चन है आपके सेक्शन 51 जो है आपके इंडियन एविडेंस एक्ट का, ये आपके उसमें कोर्स में दे रखा है, और एक 46 जो है 46 भी है बट ये आपके बीएसए के उसमें गिवन नहीं है, बट क्योंकि 51 गिवन है तो साथ में पढ़ लीजिए। अब हमने जो अभी तक ओपिनियंस की बात करी है, जो कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है तो उसके किस बेस पे दे रहा है, द ग्राउंड ऑफ ओपिनियन जो है आपका, वो भी अपने आप में एक रेलेवेंट है कि किस बेस पे वो पर्सन ने अपना ओपिनियन दिया है। व्हेनेवर द ओपिनियन ऑफ लिविंग पर्सन इज रेलेवेंट, द ग्राउंड्स या फाउंडेशन ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड आर ऑल्सो relevant. An expert may give an account of specific experiments performed by them for purpose of forming their conclusion. क्यों? An opinion is only as good as the data, methodology and reasoning behind it. भाई ओपिनियन ऐसे नहीं है कि हवा में दे दिया, उसके पीछे जो उसका ना किन बेसिस पे उसने दिया है, क्या फैक्ट्स, किन बेसिस डाटा के बेस पे उसने ओपिनियन दिया है, वो भी आपके एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाते हैं। ओके अब जो है आपसे एपीओ मेंस की अगर हम बात करें, कुछ एग्जांपल, अगर आपसे ये पूछा जाए ए इज अक्यूज्ड ऑफ पॉइजनिंग बी, कैन द डॉक्टर स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिम्टम्स ऑफ अदर पेशेंट्स बी एडमिटेड? ये हमने कभी एग्जांपल देखा। सो आप ऐसे कह सर जो आपके सेक्शन 46 और 40 दोनों के दोनों आप रेफर कर देंगे। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन एन ऑर्डिनरी विटनेस एंड एन एक्सपर्ट विटनेस इन द क्रिमिनल ट्रायल्स, जो मैंने आपसे बीच में बात करी वही बात हम करेंगे कि जो आपके 45 जो है आपके एक्सपर्ट ओपिनियन की डेफिनेशन दे रखी है वो आप बताएंगे कि वैसे तो आपके एक थर्ड पर्सन की का ओपिनियन मैटर नहीं करता है, बट हु इज एन एक्सपर्ट, हमने बात करी कि अगर फॉरेन लॉ से रिलेटेड बात कर रहे हैं, कोई आपके साइंस एंड आर्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इंप्रेशन से रिलेटेड, हैंड राइटिंग, फिंगर, इस तरह का डाटा से रिलेटेड कोई स्पेशल नॉलेज अगर आपके पास रखते हैं तो वो आपके एक्सपर्ट ओपिनियन बन जाते हैं। अब जो है अब हम क्या बात करेंगे, अब आपके क्विक रिकॉल हम करेंगे। आज हमने जो पढ़ा 46 के अंदर हमने क्या पढ़ा है, उल्टा चल रही हूं मैं, 46 में हमने क्या पढ़ा है, ग्राउंड ऑफ ओपिनियन पढ़ लिए, 45 में हमने रिलेशनशिप पढ़े थे, 43 और 44 में हमने पहले राइट्स पढ़े, फिर यूजेस पढ़े, उससे पहले हमने हैंडराइटिंग की बात करी थी, और 39, 40 में हमने एक्सपर्ट्स की बात करी थी, और इलेक्ट्रॉनिक की हमने कहाँ बात करी थी, 39 सब क्लॉज 2, और 42 में हमने ये आपके बात करी थी आपके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की। इस तरीके से हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया है। आगे एक टॉपिक और बचा है आपके इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, पसंद आ रहा है सेशन तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लेलिस्ट अपडेट होती रहती है तो प्लेलिस्ट को जाके चेक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।